बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो मौजू गुफ्तगू है उसका मेरे ख़्याल में जो सबसे अहम पहलू है वो ये कि लोगों का, बच्चों का ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो रहा है, जिसका जवाब देने के लिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि शुक्र है आज कोई मुफ्ती साहब नहीं है हमारे साथ, मुफ्ती ज़ुबैर हैं, लेकिन उनसे पूछूंगा नहीं। वो कहते हैं कि जनाब रोज़े हम रखते हैं, नमाज़ें हम पढ़ते हैं, ज़कात हम देते हैं, हज हम करते हैं, न्याज़ें हम करते हैं, मुहर्रम हम मनाते हैं, महफ़िलें मिलाद हम कराते हैं, ये सारा कुछ हम कराते हैं, तो ये अज़ाब भी हम पर क्यों होता है? जो लोग ये नहीं करते उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो उस पर एक साहब ने जवाब दिया और वो सोशल मीडिया पर ही जवाब था। उन्होंने कहा कि जनाब अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनको इम्तहानों में भी डालता है। तो अगले ही लम्हे उस बच्चे ने सवाल ये किया, उसने कहा कि क्या फिर बाकी ममालिक जो मुसलमानों के हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब है, तो क्या अल्लाह इन मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करता? मुझे नहीं पता कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, पता तो मुझे है वैसे, लेकिन मैं आपको ना आखिर में बताऊंगा कि इसका सही जवाब है क्या। आज हमारे साथ इंशाल्लाह ताला कुछ देर में ज़ुहैब भट्ट साहब होंगे जो कि फ़ील्ड में काम करते रहे हैं। आलिया बरनी कराची से हमारे साथ होंगी, सारिम बरनी वो भी फील्ड में मौजूद हैं, मुफ्ती ज़ुबैर वो भी फील्ड में मौजूद हैं, डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो कि किडनी इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूशन के सदर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मुफ्ती ज़ुबैर भाई से। मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त हैं कहाँ पे और इस वक्त जहाँ पर भी आप हैं वहाँ के हालात कैसे हैं? बिलाल भाई, मैं इस वक्त जिला डीजी खान की तहसील तौसा की एक बस्ती के अंदर हूँ। इस बस्ती का नाम बब्बी है। इसमें 300 मकानात सैलाब की नजर होकर तबाह हो चुके हैं। यहाँ कोए सुलेमान का जब पानी आया उसने 300 मकानात को बिल्कुल मिलियामेट कर दिया। मेरी बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं कि ये सारे मकानात बस्ती के मुनहदम हो चुके हैं। दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो इस वक्त बस्ती के मुनहदम हो चुके हैं। यहाँ लोगों के अहवाल ये है, मकानात के गिर जाने के बाद अब मुख्तलिफ खेमों के अंदर, टेंटों के अंदर या अपने घरों के अंदर पर्दे का, चादरों के जरिए इंतजाम करके रह रहे हैं। अच्छा, ये मुफ्ती साहब ये भी बताइए कि यहाँ पे जो मदद के लिए लोग पहुँच रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इन जगहों पे जो लेकर आ रहे हैं वो उनके पास खुद वसाइल मौजूद हैं कि वो इतने पानी में और इतनी मुश्किल में लोगों तक इतनी हेल्प जो है वो पहुँचा सकें? सबसे ज्यादा मजहबी तबका पहुँचा है और मदारिस, मसाजिद, उलमा और उसके अलावा समाजी फलाही रिफाही इदारे, समाजी तंजीमें, वेलफेयर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटियों के तलबा और उसके साथ साथ अपर पंजाब के अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हजरात की टीमें भी पहुंची हैं। और यहाँ पहुंचने के लिए उन्हें जिस रुकावट का सामना है वो ये कि इंडस हाईवे मेन रोड पर चंद शरपसंद अनासर हैं जो इन आने वाले इमदादी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के अंदर मसला बने हुए हैं। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ज़िले इंतजामिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखें कि इंडस हाईवे की दाएं बाएं की बस्तियों के अंदर तो फलाही इदारे पहुंचे हैं और वो पहुंच रहे हैं, मगर कोहे सुलेमान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है। वहाँ कोहे सुलेमान के अंदरूनी इलाकों के अंदर अब तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। मेरे छोटे भाई हाफिज ताहिर कैसरानी साहब ने इस पूरे इलाके के अंदर तकरीबन 17,000 खानदानों में राशन तकसीम किया है। टेंट, दवाइयाँ, खेमे और इस तरह मुख्तलिफ मद्दात के अंदर राशन उन तक पहुंचाया है। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। ये बताइएगा कि ये जो मुतासरीन हैं मुफ्ती साहब, इनको किस तरह की इमीडिएट हेल्प या सामान की आपके ख्याल में ज़रूरत है? कैसी अशिया हैं जो कि लोगों को पहुँचानी चाहिए? ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जिन बस्तियों के अंदर मकानात मुनहदम हो चुके हैं, अब राशन के बजाय रिहेबिलिटेशन की तरफ तवज्जो दी जाए और इन मुतासरा अफराद के मकानात की असर-ए-नौ तामीर की जाए। न्यू आबादकारी, नई तामीर साजी, ये इस डीजी खान की तमाम मुतासरा बस्तियों का
बुनियादी मुतालबा है। ये चाहते हैं कि इनके मकानात असर नौ तामीर किए जाएं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी जमा पूंजी दो चीजें थी, मकानात और माल मवेशी। वो मवेशी भी डूब गए, मर गए, और अब मकानात वो हैं जिस शक्ल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। लिहाजा इनके मकानात के असर नौ तामीर ये इनकी बुनियादी डिमांड है। साथ ही साथ इस बात की जरूरत है कि अब राशन के बजाय यहाँ लोगों को नकदी फराहम की जाए और मकानात की तामीर के सिलसिले में मदद फराहम की जाए। इस सिलसिले में बजरिया पाक फौज हुकूमत भी तवज्जो दे और तमाम फलाही इदारे भी तवज्जो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। अपनी जाहिर है आपको भी इतनी ही एहतियात करनी है डेंगू से, मच्छरों से, और वो लोग जो कि यहाँ पे मुल्क दुश्मन है, मैं इस्लाम दुश्मन नहीं कहना चाहता, मुल्क दुश्मन है जो कि इन लोगों के ऊपर ख़ुद जो है वो डाके डाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आलिया मेरे साथ हैं। आलिया, ये जो सारा सिलसिला है, फील्ड में भी लोग हैं, अदरवाइज़ भी लोग हेल्प कर रहे हैं, आपका अभी तक का तज्जिया सारे मामले में क्या है? तज्जिया ये है, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खाकर मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। अब जो सारिम साहब इदारा है, क्योंकि हमें बहुत शुरू में ही पता चल जाता है, पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं, दुखी लोग मौजूद होते हैं जो हमें बताते हैं, सिचुएशन बद से बदतरी होती चली गई। और अभी वहाँ पे सूरत हाल, जैसे बलूचिस्तान में सारिम साहब है, नसीराबाद है, जाफराबाद है, मक्सी शाह है, डेरा मुराद जमाली है, ये वो जगहें हैं जहाँ 4-4 फुट और 6-6 फुट पानी अब भी खड़ा है। हम जो पहली खेप हमारे सामान की गई थी उसमें तो हमने कुक फूड इन्हें भेजा था, क्योंकि वहाँ इतना पानी था कि पकाया नहीं जा सकता था कुछ, लेकिन अब हम वहाँ पे राशन दे रहे हैं। राशन कराची से भी मुस्तकिल मदद सारिम साहब को जा रही है और राशन वहाँ से भी खरीदा जा रहा है, जैसे आलू है, जैसे प्याज, जिन चीजों से हांडी बन सके। लेकिन आलम यह है कि वहां पर जब चीनी मालूम की गई तो चीनी की कीमत 700 रुपए है बलूचिस्तान में इस वक्त। कोई भी शख्स अपनी जखीरा अंदोजी से, अपनी मुनाफाखोरी से इस मुसीबत की घड़ी में चारों तरफ लाशों को देखकर, पानी को देखकर वो अब भी बाज नहीं आ रहे। और हुकूमत से मैं क्या कहूंगी कि हुकूमत के लिए तो यही मैं सोच सकती हूँ कि उनको अपनी एक सुलह करें तो एनजीओज को मिलाएं, और ये जो रोड के किनारे लोग मौजूद थे इन तक तो सामान पहुंच रहा है, इमदाद भी पहुंच रही है, लेकिन वो लोग जो दूर दराज के इलाकों में है वहां तक लोग सफर नहीं कर सकते। सारिम साहब बाय रोड गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ियां, वो टीम इस तरह की थी कि वो बाय रोड वहां तक पहुंच सके। और दूसरी बात, उन्होंने वहां से हर जगह पे, क्योंकि हम पिछले 30 साल से इदारा काम कर रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान में जलजले, सैलाब, मुल्क से बाहर भी सारे देखे, तो हमने उस जगह के मकामी लोगों के साथ हमारा ताल्लुक हमेशा से रहता है। और मकामी बंदा जो ईमानदार होगा वही आपको बता सकता है कि किस जगह सूरत हाल क्या है, कौन से लोग किस मिजाज के, किनको किस तरह की जरूरत है। तो वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसमें हम खाना दे रहे हैं। और जो वहां पे भी शैतान लोग हैं उनका आलम यह है कि वहां पर जहां जान बचाने के लिए तो हमारे पास बोट्स कम है, लेकिन वहां पर चोरी चकारी करने के लिए जो लुटे पुटे घर हैं उन घरों में भी ये लोग जाके, वहीं के मकामी लोग, क्योंकि बाहर का कोई ये काम नहीं करेगा, वो वहां जाकर चोरियां भी कर रहे हैं। इस सारे मंजर में शैतान भी मौजूद है और रहमान भी मौजूद है। और मुझे ये लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए आजमाइश का वक्त है। बात यह है कि अल्लाह लेकर भी आजमाता है और अल्लाह देकर भी आजमाता है। तो जिन लोगों को दिया हुआ है, हम लोग हैं, कराची है या लाहौर है, ये और इस तरह के बड़े शहर हैं, हमें अल्लाह ने इस वक्त देकर आजमाया हुआ है, और जो इस सैलाब में परेशान है उनसे अल्लाह ने लेकर आजमाया है। तो ये आजमाइश है अल्लाह की। देखिए बिलाल भाई कि हम इसमें किस तरह से पूरे उतरते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा, सारिम भी साथ हैं और टेलीफोन लाइन पर, और ये फील्ड में जैसे कि आलिया बता रही थी। सारिम बहुत शुक्रिया। सारिम थोड़े से अपने हालात पे तवज्जो फरमाइएगा कि आपके इर्द गिर्द इस वक्त माहौल कैसा है। जो आलिया ने तस्वीर पेश की, ये तो यकीन करें सिर्फ ये कहने को दिल चाहता है कि अल्लाह करे कि आलिया झूठ ही बोल रही हो। आपने बिलाल भाई बस क्या बताऊं, क्या है, मुझे ये बताएं, ये जो सड़कें ब्लॉक हुई हुई है, हम रात को 1 बजे निकले हैं डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान से, और दादू जो नॉर्मल 3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे का रास्ता है, और हम मुसलसल रोड पे हैं, 1 मिनट हम कहीं नहीं रुके, और अब भी हम उसके आधे रास्ते पे पहुंचे हुए।
दोनों एतराज की सड़कें ब्लॉक पड़ी हुई है, जो टूट गई वो टूट गई, जहां से पानी खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है, उसकी वजह कोई ट्रैफिक जमा होने की कोई और वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से इतना जो है ना लोग इमदाद लेकर के पहुंच गए जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। ये जो नॉर्मल हाईवे तक ट्रैफिक चलता है वो स्लो हो गया है, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। किस तरह लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरह लोग मदद करेंगे? हम तो पुकार रहे हैं लोगों को, हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो जो आंखें मेरी देख करके आई है वहां का समा वो इतना खतरनाक है कि मैं आपको एक बात बताऊं बिलाल भाई, जब ये शुरू हुआ सिलसिला, यकीन जाने मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज में जाऊं नहीं आगे कि जी हम भी कर रहे हैं काम या हम भी फंडिंग करेंगे इसके लिए, हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला इसमें हमारे बस का तो काम ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अल्लाह को सिर्फ अपना हिसाब देना है, मैं आगे बढ़ता हूँ और देखा जाएगा जो होगा। अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट तो करे कहीं पे। इतना तो हमें बेयारो मददगार ना छोड़ देना कि हम सड़कों पे भी 12-12, 13-13 घंटे जो है ना, सिर्फ 2 घंटे का सफर जो है ना 12-12 घंटे में करें। इतना तो जुल्म ना करे हमारे साथ। फिर किस तरह मदद करेंगे, किस तरह कैसे लुक जाएंगे? अगर वहाँ भूखे लोग बैठे हुए और यहाँ से 4 दिन 5 दिन में जो है ना वहाँ ट्रक पहुंच रहा है, तो कैसे उनकी मदद होगी? इस वक्त जो ट्रक फंसे हुए हैं वो 5-5, 6-6 दिन से फंसे हुए हैं और कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है, ये चंद किलोमीटर का रास्ता है ये। लेकिन अफसोस ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सालिम, ये बताइए कि आलिया भी बता रही थी कि रास्ते में और शहरों जगहों के अंदर जहां पानी खड़े हैं वहां पे मकामी लोग जो है कश्तियां लेके या किसी भी तरह से वो जो सड़कों के ऊपर डाके डाल रहे हैं वो भी, और जो कश्तियां लेके अंदरून गाँव के अंदर लोग रहायशी होते हुए भी एक दूसरे की चोरी कर रहे हैं, ये बात भी सच है क्या? देखिए बिलाल भाई, ये सब तो हकीकतें हैं और ये कोई आज नहीं है, नॉर्मल हालात की बातें हैं। ये नॉर्मल भी ये सब कुछ होता रहा है। जब यहाँ से जिसका जो हाथ रखता है वो करता है, हर जो ताकतवर है वो कमजोर पे हावी है। आप यहाँ भी जब बांट रहे होते हैं तो हम तो यकीन जाने कि हम तो चोरों की तरह यहाँ सामान बांट रहे थे, क्योंकि अगर आप खुलेआम चले जाएं या एकदम जाएं गाड़ियों से, आप ट्रकों से उतारना शुरू कर दें तो वो सब लूट लेते हैं वहां करके, सारा का सारा लूट करके ले जाते हैं। यानी जो यहाँ के बड़े करता धरता लोग हैं वो तक हमारे साथ थे, वो भी बेबस थे, वो भी हमारे साथ चोरों की तरह जाते थे और जो है ना चीजें बांट करके आते थे। कभी एक लोकेशन पे करते थे, कभी हम दूसरी लोकेशन चेंज करते थे कि लोग उधर फिर अगले दिन आकर के जो है ना वो एक बड़ा रश लगा देते। अगर 1000 आदमी है तो सोच दिया जा रहा है। सारे इस वक्त आपके साथ कौन कौन से अदारे हैं जो कि मौजूद हैं ऑन साइट? सर मैं तो जहाँ वहाँ बलूचिस्तान था वहाँ मुझे ईदी साहब नजर आए थे, पंजाब से 3-4 इदारे आए, अच्छे इदारे, वो काफी काम कर रहे हैं। अदरवाइज कोई ऐसा मुझे और कोई उस साइड पे इदारा नहीं नजर आया था। और फौज थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, फोर्सेस थी, मकसद हमारी हुकूमत भी वहां नहीं दिखी, मुझे कहीं पे भी हुकूमत नहीं दिखी। मैं सारे मेरे साथ रहिएगा। आज ये जो एतराज़ है ना कि हुकूमत जो है वो साथ नहीं दे रही, हुकूमत की नज़र नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में 75 साल में ये मसला हर किसी का रहा है, कहीं भी नज़र नहीं आई। ज़ुहैब भाई अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब, आपने वो जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तब भी आपने लाइव एक जगह से लिया और आप ऑन साइट रहे, आपने काफ़ी वहाँ पे घूमा फिरा। ये जो बातें आलिया बता रही हैं, जो सारिम बता रही हैं, ये सच नहीं नज़र आ रही। ये लगता है कि जैसे बिल्कुल झूठ है। ये कैसे हो सकता है कि तबाही में, बर्बादी में लोग ही एक दूसरे का घर लूटें और डाके डालें और इनको छुप के मदद करनी पड़े? बिलाल भाई, मुझे कहते हुए भी वो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सच है। हमने ऐसा देखा है, एक जगह पे ऐसा भी देखा है कि एक बंदा हमारे साथ बात कर रहा था, वो कहता है कि बाइक पे आए हैं, मेरे बच्चों का मैं सामान लेके आया हूँ, राशन मैंने रखा, मेरे जो कैंप के अंदर से, खैमे के अंदर से उठा के ले गए हैं और मेरे बच्चे सारी रात भूखे रहे हैं, खाना नहीं खाया उस दिन उन्होंने। ये कौन लोग होते हैं जो ले जाते हैं? ये मकामी, तो जो आपके गेस्ट बता रहे थे कि मकामी नहीं है, ये इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, शहर हैं, जो इवन यहाँ मुल्तान से भी लोग, वो खोता गाड़ियाँ नहीं होती, गदा गाड़ियाँ, उन पे जा रहे हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं और उन सारों ने सड़क के इर्द गिर्द टेंट लगा दिए। यहाँ होता ये है कि जब इदारे मदद करते हैं, ये जाते हैं, इनकी कोशिश होती है कि जिस सड़क से जाना है ये लोग उस सड़क यानी कि इलाके में शुरू होने से पहले ही मौजूद होते हैं।
इनके टेंट अपने लेकर आते हैं कि यही भी एड में टेंट नहीं, ये टेंट तो वैसे वहाँ इस तादाद में पहुंच नहीं रहे। इनके टेंट ऐसे ही होते हैं जैसे झुग्गियां हैं, प्लास्टिक के चारपाई लगाई और शॉल लगा दी। वो नजर आ जाता है कि ये वो लोग नहीं है जो सैलाब मुतासर हैं, वो नजर आ जाता है, वाजिया नजर आ रहा था। लेकिन बात ऐसी है कि जो ही ट्रक खड़ा होता है ना, तो इस बड़ी तादाद में हमला करते हैं कि बंदे को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। वो ऐसे ही होता है कि फिर फेंक दो ट्रक जो है वो उंडेल दो सड़क पे ही, ये खुद ही ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये मुतासरीन नहीं है, ये मुतासरीन नहीं है, बिल्कुल मुतासरीन नहीं है। ये अब यहाँ पर जो और कहना है, ये लोग मुतासरीन नहीं है, ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे हैं। तो ये जो मेरा तजर्बा है बाइक्स पे आते हैं, 100 के करीब बाइक्स हैं वहां पे, जो हमने दिखाई भी हैं टीवी के ऊपर। एक बंदे से पूछा, मोटरसाइकिलों पे आते हैं और सामान लूट के चले जाते हैं। आपको नजर आएंगे ये बच्चे बिठाए हुए हैं, औरतें बिठाई हुई हैं, बोरियां रखी हुई हैं और जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में। ये कश्तियों वाला क्या मामला है? कश्तियों से कैसे कश्तियों वाला ये मामला है कि जहां राजनपुर की तरफ हम एक इलाके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, हम अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन की तरफ से गए सामान बांटने। वो कर्नल साहब जो मैनेजर थे वो हमारे साथ थे, कर्नल शाहिद साहब, उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग ना हाथ जोड़े थे जो सैलाब मुतासरा थे कि कश्ती वाले यहाँ से हटा दें। क्यों? वो ऐसे कहते कश्ती वाले हटा दें। उन्होंने कहा क्यों कश्ती वाले? क्यों? तो वैसे ही काम है। उन्होंने कहा कश्तियाँ जो सी हैं वो उसने कहा ये जाते हैं, ये हमें वहाँ से जब पिक करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो ये मार्क कर आते हैं कि आप इस जगह, हाँ मार्क कर आते हैं, ये मार्क कर आते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, और ये मेरे लिए भी इसी तरह शॉकिंग था कि ये क्या। और मार्क करके लोगों को जब बाहर उतारते हैं तो रात को उनका सामान उठा लेते, क्योंकि उनको पता होता है कि घर में अब कोई नहीं है। यार बिलाल भाई, आप यकीन करेंगे कि लोगों ने अपने TR और गार्डर वो अपनी जो गिरे हुए घरों की छतों से निकाल लिए, क्योंकि वो भी निकाल के लेके जा रहे हैं लोग। उन्होंने पानी लेकर जाते हैं कश्तियों वो आते हैं, बाइक पे आते हैं, दो पकड़े होते हैं, घसीट के ले जाते हैं। अब वो ऐसे जैसे कीड़ियां नहीं होती, कीड़ियां कोई चीज गिरी और वो उठा के ले जाती हैं, वहाँ वो हिसाब हो रहा है कि चूंटियों की तरह वो आते हैं और सारा कुछ उठा के ले जाते हैं। ये कश्तियां जिनके पास होंगी, जाहिर है वो तो एड वाले लोग होंगे। नहीं, कश्तियां लोग प्राइवेट भी वहाँ पर लाए हुए हैं, क्योंकि पास में बिराज भी है, वो लोग कश्ती रानी भी करते हैं, तो लोग कश्तियां ले आए हैं प्राइवेट रेस्क्यू के लिए, जिनके पास लोगों के पास नहीं है। जैसे बात दिखाते हैं कि रेस्क्यू के लिए लाए और करते भी हैं, घर से उठा के ले आए, घर मार्क कर लिया, रात को गए, घर में डाका डाला और चैन की चोरी, डाका क्या तो चोरी करते, तबाही मची हुई। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने तो रो पड़ा था वहाँ पे एक जगह पे कि यार ये एहसास नहीं कर रहे, बच्चे बीमार हैं, भूखे हैं। अब लोग मुझे कहते हैं कि हम अपने कैंप में बैठे हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, या अपने घर में पीछे जो बच गया उस माल की हिफाजत करें। बट साहब, ये कहाँ तक बात सच है कि जो लोग कैंपों के अंदर बैठे हैं और सड़कों के शुरू में बैठे हैं और कहीं सड़कों से आगे भी बैठे हैं, ये आगे पीछे भी बैठे हैं, लेकिन जो रियल विक्टिम्स हैं वो तो अपने गिरे हुए घरों के मलबों के ऊपर बैठे हैं। मदद तो उन तक जानी चाहिए। तो ये लोग जो यहाँ पे काफले के काफले बैठे हैं, ये लोग कौन है? मैंने को बताया कि ये तो ऐसे हैं कि गदागर हैं, मांगने वाले हैं, इर्द गिर्द के ऐसे इलाके के लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जो हमेशा कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनीज बनाकर बैठे हुए हैं, पूरा खानदान बैठा हुआ है। आप अगर किसी के ऊपर इस तरह, लेकिन यहाँ पर बिलाल भी एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि इंतजामिया मिसिंग है। इंतजामिया से मेरी मुराद ACDC, एक पूरा निज़ाम होता है, पुलिस होती है, वहाँ लोग होते हैं। जब आप लोग इतनी तादाद में मदद करने जा रहे हैं और आपको पता है कि रुझान, कच्चे का इलाका, सिंध का इंटीरियर सिंध का इलाका, ये तमाम इलाका ऐसा है जहाँ पर क्राइम रेट भी है, लोग जो से हैं वो गरीब भी हैं और बाज़ दफ़ा वो कोशिश करते हैं कि खींच भी लें चीज़ें, लोगों से छीन भी लें। तो ये तमाम मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंतजामी एक ढांचा भी है, वो नजर नहीं आया, वो नहीं नजर आता। आपको कहीं नजर नहीं आया? हमें कहीं नजर नहीं आया, आपको कहीं नजर नहीं आया। और इवन लोग बता रहे हैं, एक MPA थे हमारे साथ अवैस दरेशक साहब, वो लोगों में अपने जा रहे हैं, लेकिन उनके बकौल भी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार नहीं आई और लोग जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अपोजिशन के लोग जा रहे हैं, भी मरियम जा रही है, लेकिन वो जो मेन सरकार है वो CM वो नहीं है। वो चाहते हैं किसी एक जगह पंडाल लगाते हैं। कसम मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये सब लोग जो है ना, ये इज्तिमाई तौर पे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर ये जिंदगी है तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, ये पहले फरमा दीजिए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, और रिस्पॉन्स आगे से कैसी मिल रही है? थैंक यू बिलाल भाई। हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं राजनपुर में रेस्क्यू रिलीफ और इन कैंप्स में। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आपके पास कोई ग्राउंड टीम है जो डिलीवर कर सके। तो राजनपुर में चूंकि हमने 2010 से बहुत एक्टिवली काम किया, तो वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राउंड टीम मौजूद है। तो हम अभी वहाँ पे काम शुरू करें, और जो बातें मैंने सुनी है अभी वो बिल्कुल सही है कि हमने ये देखा है बिलाल भाई कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह के डिजास्टर्स में जो ताकतवर और प्रिविलेज इंसान है, यानी कि मर्द, वो
और ख़ुद भी वो अंडर प्रेशर है, तकलीफ में है, वो एडवांटेज लेने की कोशिश करता है कंपेयर फॉर दोज पीपल जो कि उसके साथ हैं, बूढ़ी औरतें, माएँ, बच्चियाँ और बूढ़े लोग। यानी अमेजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। और ये यहीं पे नहीं, हमने 2005 के सिलसिले में भी यही चीज़ देखी और अभी भी यही चीज़ हो रही है। उसमें फिर एक जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन जाती है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, और बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ट्रक्स लुट गए और सामान ज़ाया हो गया उसके अंदर। अब और देखिए ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डिज़ास्टर हुआ है ना, इसका जो स्कोप है मेरी नज़र में, चूँकि मैंने मल्टीपल डिज़ास्टर्स में काम किया है, मैं समझता हूँ कि अब तक पाकिस्तान में जितने भी डिज़ास्टर्स आए हैं, अब आप उन सबको कंबाइन कर लें तो इस डिज़ास्टर का इम्पैक्ट उनसे ज़्यादा है। और अभी तो ये अनफोल्ड होना शुरू हुआ है। आपने बड़ा ही जुमला बड़ा अच्छा बनाकर कहा कि जब को कंबाइन कर ले तो ये ज़्यादा। मेरे साथ रहिएगा, मैं छोटा सा वक्फा लूँगा, वापस आऊँगा, लेकिन मैं आपको एक और डिज़ास्टर बताऊँ जिसका कि जिक्र कोई भी नहीं कर रहा। वो डिज़ास्टर ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कभी ये नहीं चाह रही, वो बिल्कुल ये नहीं चाह रही कि ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे जेन्युइन लोग हैं, इनको बाहर से कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान एड दे सके। क्योंकि अगर कोई बाहर से इनको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उसको पता है किस एक्ट में लाया जाता है? एक्ट ऑफ टेररिज्म में। ये वो डेवलपमेंट है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी की मदद रोकने का तो हुकूमत वक्त को हक नहीं है। आपके अपने मसाइल होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो जुल्म है जिसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। वक्फा लेके अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात को काटा था वक्फे पे जाने से पहले। डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि अगर सारे कंबाइन कर लिए जाएं डिज़ास्टर्स, मिसाल के तौर पे मैंने 2005 में बहुत काम किया, देखा, मैंने लोगों का जज्बा भी देखा। 2010 में भी मैंने लोगों का बड़ा जज्बा देखा, और 2010 में यकीन कीजिए कि लोगों को एक रिक्वेस्ट करते थे तो लोग बाहर से मिलियंस भेज देते थे कि आप ये पैसे जो है ये हमारी तरफ से जिसको चाहें दे दें। अब वो नहीं हो सकता, वो भी हुकूमत ने बंद कर दिया। अब मैं 2010 की आपको डॉक्टर साहब बात याद करा रहा हूं। डॉक्टर सईद साहब, एक रिक्वेस्ट की लोगों से कि आप लिबर्टी पहुंचे सामान लेके, यकीन कीजिए कि 2010 में इब्रार भी इस चीज़ का गवाह है। हमने कोई वहाँ पे 17 ट्रक जो हैं वो सुबह से शाम तक इकट्ठे कर लिए। इतने लोग आ रहे थे सामान लेकर, कैश लेकर, हर तरह की अच्छी चीज़ें लेकर। लेकिन हमने 2010 में भी ये डाके वाली चीज़ जो थी और लोगों को लूटने वाली चीज़ जो थी ये नहीं देखी। ये कैटास्ट्रोफी जितनी ज़्यादा बड़ी है, मुझे लगता है किरदार भी उतना ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप जैसी जमातें जब आगे जाएंगी या डॉक्टर्स की टीम्स आगे जाएंगी तो फिर वो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये तो बड़ा डिस्करेजिंग है कि अगर आपके सामान लूट जाता है तो आप दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे, या आपके मेडिकल कैंप में बच्चे हैं जिनकी इज्जत अस्पत पे कोई हाथ आता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हुकूमत वक्त को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई छोटा काम नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस एलिगेशन। अब इसमें जो हमारा तजर्बा है वो अभी तक राजनपुर की तरफ के इलाकों का है। आई एम नॉट श्योर कि और उस इलाके में, जैसे कि दूसरे स्पीकर ने भी कहा, और अपर सिंध में भी एक इलाके कुछ लोग हैं जो कि हिस्टोरिकली कच्चे के इलाके के डाकू या नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये हमें इस चीज़ से डिस्करेज नहीं होना चाहिए। देखिए, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर आवर हेल्प। हमें अपना काम करना है, और गवर्नमेंट ने जो करना चाहिए गवर्नमेंट को भी चाहिए। अब गवर्नमेंट के अपने मसाइल ये हैं कि उनके अपने दफ्तर बह गए हैं, उनके अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का भी बर्बाद हो गया है। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये स्केल इतना बड़ा है कि आप कितना भी कर लें वो उसका कोई एंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें इस पर गिव अप नहीं करना, हमें लोगों से बार बार मदद की अपील करनी है। हमें उन लोगों के फेसेस दिखा रहे हैं जो कि 3 दिन 4 दिन से जिन्होंने खाना नहीं खाया। डॉक्टर साहब, unless you are an NGO, you can't ask the people who are living outside Pakistan. आप उनसे मदद नहीं मांग सकते, ना वो भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क 2005 और 2010 के बाद 2022 में आया है। नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि एज एन NGO हम एक रजिस्टर्ड, पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट एक रजिस्टर्ड NGO है जो कि यहाँ पे FBR से भी रजिस्टर्ड है और इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से भी रजिस्टर्ड है
14 ऑर्गेनाइजेशंस ने उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके उसको सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब हमारा पैसा आ रहा है बाहर से एज ए एनजीओ। लेकिन आप जो लोग, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आम आदमी जो है, अभी हमारा प्रोग्राम देख रहा है, अभी इंग्लैंड से कॉल आती है, वो कहती है जी मैं कुतुब साहब आपको या भट्ट साहब आपको 500 पाउंड भेजना चाहता हूँ, वो नहीं भेज सकते, नहीं दे सकता, ये पहले नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कमाल नहीं है। डॉक्टर साहब ठहरिएगा, मेरे साथ रहिएगा। भट्ट साहब ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, दो बातें, ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो नहीं भेज सकता, तो ये जो टेलीथॉनों में हमने अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं, प्लेज हुए हैं, इकट्ठे नहीं किए, प्लेज हुए हैं, वादा किया गया। यार अल्लाह करे आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं ठीक बता रहा हूँ। मेरे पास वो जो हम इमरान खान ने ट्वीट किया, इमरान खान ने ट्वीट किया, उसने बताया कि 2.3 बिलियन इकट्ठा हुआ शायद, बाकी जो लोगों ने कमिट किया वो जमा करवाएं। कैसे इकट्ठा हो गया? वो एनजीओ है, वो उन्होंने कहा कि जमा करवाएं। वो टेलीथॉन में देखिए, वो उन्होंने कुछ उसका सिस्टम, ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो अपनी एनजीओ के साथ या अपनी पार्टी के साथ या अपने किसी इदारे के साथ जाएंगे थोड़ी ये पैसे, लेकिन वो इदारे जो हैं वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वजीर आला का, क्योंकि वहाँ सीएम बैठे हुए थे, वो वजीर आला का रिलीफ फंड है उसमें डालने का कहा गया है। लेकिन ये बात अलग है उस चीज़ से कि जो वहाँ पर जो सिचुएशन है कि लोग जो पैसे भेज रहे हैं अभी तक उन्होंने प्लेज किए हैं। अब इसमें भी मुबैना तौर पर बहुत सारी कंस्पायरेसी थेरीज बन चुकी हैं कि बहुत सारे लोग कहते साथ वाले कमरों से फ़ोन कर रहे थे। वैसे खुदा की कसम जंगल में आग लगे ना तो जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, मुल्क में आग लगे तो लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, बट सामान इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा दूसरे का। मैं सारे को इंक्लूड कर लूँ, लेकिन सवाल आपके पास जो छोड़ के जा रहा हूँ ना साहब, इस पे आपने सोचना है वो ये कि क्या ये बात सच है? मुबैना तौर पे कहा जाता है कि जो वहां पे लोग बेसर और सामान बैठे हैं उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। वापस आऊंगा, सारिम को पहले शामिल कर लूं। सारिम ये बताइएगा कि इस वक्त लोगों को इमीडिएटली रिलीफ में क्या चाहिए? देखिए लाल भाई, एक तो लोग मिसगाइड बड़ा करते हैं और वो कोई और लोग नहीं, एनजीओ की बात कर रहा हूँ कि जी बिस्किट दीजिए, पकाने के लिए कोई जगह नहीं है, बिस्किट कैसे पॉसिबल है? हाँ। क्या जो इंसान है इस वक्त पानी के अंदर बैठे हुए, जब वो खुश्क जगह पे बैठे हुए हैं, बारिश नहीं हो रही तो यकीनन पकाने के लिए जगह है। हाँ। और दूसरा ये, जब बारिश हो रही थी बिलाल भाई, उस वक्त भी ये लोग ऊपर 2 ख्वातीन जो है वो कोई चादर ऐसी प्लास्टिक की पकड़ के खड़ी होती थी और नीचे एक खातून बैठ करके पका रही होती थी। तो इनको खाने पीने की चीजें चाहिए, ये बिस्किट वाले लोग नहीं है। वो फर्स्ट एड के तौर पे जिन दिनों में बहुत ज्यादा सैलाब था, अच्छी बात की, ये बिस्किट वाले लोग नहीं है। हाँ। जी, तो जिनको आपको पक्की रोटी देनी पड़ेगी। और बिलाल भाई जो आपने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की कि हमारे पैसे लाना मुश्किल किया हुआ है, जो साहब बोल रहे थे बिल्कुल से, हम भी रजिस्टर्ड है, हमें भी जितना, लेकिन रेमिटेंस के थ्रू बैंक ट्रांसफर आप बाहर से नहीं कर सकते, वेस्टर्न यूनियन, रिया, मनीग्राम, इन सर्विसेज को नहीं यूज कर सकते। और फैसल ईदी साहब की एक बड़ी अहम बात बताऊं, वो भी बेचारे इन्हीं चीजों को रो रहे हैं कि 2 लाख की बोर्ड मंगवाई है और 4 लाख रुपए मैंने ड्यूटी दी है। आप बताएं तो सही बिलाल भाई कि अगर इदारे काम करना चाहे तो उनको क्या काम के रास्ता दे रही है? सारिम भाई, आप जो बातें बता रहे हैं इसका मतलब मुझे जो समझ में आया है, मैं तो आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा हूं, मुझे जो समझ में आया वो ये कि हुकूमत बजाय इसके कि मदद करे, हुकूमत बाकायदा एड वर्क में खुद रुकावट बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही देखें बिलाल भाई, इदारे भी ड्रामेबाजियां करते हैं, हेरा फेरी, मैं इससे मुनकिर नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपना एक निजाम तो बनाए ना। जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, दयानतदारी ईमानदारी से चल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, उनको तो सपोर्ट करें। क्या पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है? मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं हर एक इदारे की, या कोई भी एक इदारा नहीं है सिवाय उस इदारे के कि अगर आपका इदारा है और आप गवर्नमेंट का हिस्सा है तो ठीक है, या आप गवर्नमेंट का हिस्सा आपने इदारा बना लिया तो ठीक है। अगर एक सारे मेरे साथ रहिएगा, मैं डॉक्टर सईद को इस बात में शामिल करता हूं। यकीन कीजिए कि इस वक्त जितनी एजेंसियां क्लियरेंस करती हैं ना एक एनजीओ के लिए, एक आम शरीफ आदमी जो है ना वो एनजीओ बनाने का तसव्वुर नहीं कर सकता बगैर, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता जिसके बगैर, लेकिन अगर आपने अच्छा काम करना है तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि हज पे जाना है और आप वीज़ा जो है वो रिश्वत दे के लिखवाएं। डॉक्टर साहब, मैंने 2005 में, डॉक्टर सईद साहब आपसे मुखातिब हूँ, 2005 में मैंने आईवी लगाना भी सीखा, मैंने स्टिच लगाना भी सीखा, मैंने सर्जरीज भी देखी, मैंने लोगों को अपनी चादरें उतार के ख़वातीन को देते हुए भी देखा, लोगों के दरवाजे घरों के खुले हुए देखे। क्या ये सारा कुछ आज भी हम पाकिस्तान में इस मुसीबत की घड़ी में देख रही हैं लोगों के साथ? देखिए, हालात बहुत डिफरेंट हैं। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक बहुत लोकली, थोड़ा सा इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, वो जो ज़ल्ज़ला था ना वो एकदम बहुत हाई पीक पे जज्बात को लेके गया, बिकॉज बहुत सारे लोग मर गए, बहुत एक लोकलाइज्ड एरिया में था, हर आदमी बिल्कुल अपना जान दिल निशावर कर रहा था। मैंने 3 महीने गुजारे 2005 में ज़ल्ज़ले वाले इलाके में।
अब इस वक्त बहुत डिफरेंट स्कोप है, यही पे बात अर्लियर कह रहा था। इस वक्त आधे से ज्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लाखों अभी तो हमें डैमेज असेसमेंट का भी कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्कोप है इसका बहुत बड़ा स्कोप है आगे रिकंस्ट्रक्शन, और वो तो बात की बात है। अभी हम खाना खिलाने और छत ढापने की बात इस वक्त कर रहे हैं। ये जो हुकूमती सतह पर सुनते हैं कि कोई मिनिस्टर साहब आते हैं और वो कहते हैं जनाब 18, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, 18,613 लोग जो हैं ये मर गए, तो ये 8,613 जब वो कहते हैं तो 13 का तो फिगर बड़ा उनका बड़ा क्लोज नेट होता है ना, जैसे उन्होंने गिन के किया है। तो ये सारे सर्वे कहां से आ रहे हैं? इनका जो फीडबैक का निजाम है वो इतना डिफेक्टिव है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो एक सरकार है, उनको कोई नंबर देना है, लिहाजा जो नंबर उनको वसूल हो जाता है वो दे देते हैं। स्कोप उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्कोप है उससे। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि इस कैफियत के अंदर, इसके अंदर इज्तिमाई तौर पे दुआ करने की बजाय हम लोग लूटने की जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस कर रहे हैं। और ये जो सवाल मैं छोड़ के गया था ना सोएब के पास, ये सोएब मैंने वापस आके आपसे पूछना है, इसी पे जाऊंगा कि क्या अब इस सारे अजाब में भूख भी काटें, पानी भी काटें, नंग भी काटें, घर भी तोड़वाएं, सड़क पर भी आएँ, हुकूमत भी साथ ना हो, रोटी भी ना मिले, भूख भी हो, और अपनी बीवी और बेटी की हिफाजत भी मैं करूं? किस चीज़ से किरदार चाहिए था वो मिलना चाहिए। दुआ करता हूं कि ज़ोएब हमें अच्छी खबर दे। एक तो आप देख रहे हैं कि ज़ोएब जो है ये किस तरह मौके पे मौजूद है, और मैं दाद देता हूँ, मैं दुआ दे सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो जब ज़ैनब का केस हुआ था ना कसूर का, तो हमारी एक बच्ची है वो किरण नाज, उसने ना जस्टिस फॉर ज़ैनब की ना काली शर्ट पहनी और उसने कहा मैं तब तक पहनूंगी जब तक कि इसको जस्टिस मिलेगी नहीं। वो एक हाइप बनी, वो अपनी बेटी को भी लेकर आई, फिर लोगों ने शुरू कर दिया जस्टिस फॉर ज़ैनब। बड़े अजाब के बाद हुकूमत इतने प्रेशर में आई कि उन्होंने उस पर इंसाफ किया। लेकिन क्या हम अपनी 5 साल की ज़ैनब को अगर इस मुल्क में नहीं बचा सकते, तो क्या सैलाब में हम अपनी 5 साल की ज़ैनबों को बचा पाएंगे? ज़ोएब, बिल्कुल आपने मिसाल दे दी। और देखें कि जो कातिल था वो उसके इलाके में उसका मोहल्लेदार ही था। ये किरदार की बात है, किरदार लीडर डेवलप करते हैं। आपका लीडर जो भी आपके लीडर्स हैं, मैं तो उनको लीडर नहीं मानता, खुद ज़ाती तौर पे लोग मानते होंगे, वो आपका किरदार क्या डेवलप कर रहे हैं, आपको बता क्या रहे हैं। वो आपको ओए करना बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारे अलावा बाकी मेरे अलावा सब चोर हैं, सब जो उनसे हैं गलत लोग हैं। तो आप जो सेल्फ राइटियसनेस की एक उसमें चले गए हैं ना, आप किसी दूसरे को उसको डेवलप करना ही नहीं बता रहे, उसको ये एहसास ही नहीं दे रहे कि यार अच्छी चीज़ भी हो सकती है, कोई बंदा अच्छी बात भी कर सकता है। इंसान का अपना किरदार क्या होता है, हम अपने ऊपर टाइम सर्व करने की बजाय दूसरे के कीड़े निकालने में वक्त सारा ज़ाया करते हैं। मज़ा बड़ा आता है ना गिबत करने में, चुगली करने में, इल्जाम लगाने में। क्या ये वाकई बात सच है कि इस वक्त रेप केसेस भी बहुत हो रहे हैं, शदीद तरीन हो रहे हैं? जब 4 दीवारी के अंदर महफूज नहीं, जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, ये आप सदरन पंजाब की बात कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं, वहाँ लोग वैसे ही बड़े मजलूम हैं, बेचारे महरूम हैं। वहाँ पर आप जाके देखें, आप मैं यकीन करें, इससे पहले सैलाब से पहले एक दफ़ा गया मैं सखर में गया, सखर शहर के अंदर मुझे ये एहसास हुआ कि लाहौर नहीं पेरिस है, कराची नहीं लॉस एंजलिस है, जो इस्लामाबाद है वो तो मेरे ख्याल से कराची सखर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा महसूस, और इस कदर शदीद महरूमी। आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, आप लाहौर शहर से निकलें और छोटे फूल नगर में चले जाएं, आप किसी छोटे शहर में चले जाएं, मुल्तान में चले जाएं, तो यहाँ महरूमी जो सी है वो शदीद क्रिएट हुई है। अगर वहाँ पे फूड की प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आपको पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, आपके सामान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, लूटने वाले वहाँ पर हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए, जब ये तजर्बे की बात आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पे कोई किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो तो रिपोर्ट भी नहीं बेचारे लिखा सकते, पता भी नहीं चलेगा। एक आधा पता चल जाएगा, कोई यूट्यूबर चला जाएगा या कोई वहाँ का इलाके का मकीन बाहर आके थोड़ा सा एहतजाज कर देगा तो पता चल जाएगा। मैं बिलाल भैया को बता रहा हूँ, इंतजामी मशीनरी नज़र नहीं आती। इंतजामी मशीनरी तब नज़र आती है जब आप हल्की सी कोई एक्स्ट्रा कोई वो क्या कहते हैं ना, कोई बंदा जो है वहाँ पे इंक्रोचमेंट कर ले, कोई ज़मीन पे कब्जा, इंतजामी आ जाती है, एसी आ जाते हैं, डीसी पहुँच जाते हैं, कोई कहे बंद एक्स्ट्रा बना हुआ है उसको तोड़ दें, हर इंतजामिया पूरी फोर्स यहाँ पर पता चल जाए कि MP साहब आ रहे हैं या कोई MNA आ रहा है या कोई बड़ी कोई लीडर आ रही है या लीडर आ रहा है तो
इंतजामिया की गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं चारों तरफ और सड़क के इर्द गिर्द सफाई हो रही होती है, चीजें हटा रहे होते हैं, वहाँ के लिए कोई नहीं, वो जिसके लिए है, वो जिसके सर्वेंट है उसके लिए कोई नहीं है। आलिया, ये सारी बातें आप सुन रही हैं, मुझे बताइए कि मेरा तो खुदा की कसम इस वक्त जो है ना वो मेरे जिस्म के बाल खड़े हैं ज़ुहैब की बात सुन के। वो कह रहे हैं कि जनाब कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो तो वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। अब सामान लूटे जा रहे हैं, माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह कहने लगूं, अल्लाह मुझे माफ करे। मोटरसाइकिलों पे लोग आ रहे हैं, जमगट्टे के जमगट्टे आ रही हैं, कश्तियां रेस्क्यू करके ला रही हैं, रात को जाके वहां पे डाका डाल रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम है एड का, तो ये इसमें तो माशाल्लाह ताला फिर 30% 40% वेस्टेज होगा ना सारा। बिलाल भाई, जब हमारे जैसा इदारा 30 साल से ज़्यादा सारिम साहब और उनकी टीम को हो गया, 27 साल मुझे हो गया, ईदी साहब का नाम तो मेरे दादा के नाम जितना पुराना है, जब हमें इतनी मुश्किलात हैं तो एक आम बंदे ने क्या रिपोर्ट करानी है। आपने अभी जो एक बात की है कि तो ये पैसा, मुझे बताइए आलिया, ये जो लोग यहाँ पे टेंट लगा के अपने अपने सामान शहरों में इकट्ठे करके कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, ये तो फिर जा सकते ही नहीं है ना, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। बिलाल भाई, कर रहे हैं शहरों में छोटे छोटे टेंट लगाए हुए हैं और कर रहे हैं सामान इकट्ठा, इनके पास वसाइल कैसे हैं कि ये वहां तक पहुंच सके? बात ये है, इनके पास तो वसाइल नहीं है। एक दुख जो मेरे दिल में, अभी आप तस्करा कर रहे थे रजिस्ट्रेशन का और आप तस्करा कर रहे थे कि बाहर से फंड आएगा, एक छोटा सा शेल्टर होम, बिलाल भाई, मेरे भी अल्लाह ने जिम्मे लगाया कि मेरे पास एक छोटा सा शेल्टर होम है। जब गवर्नमेंट के लोग आके मुझसे ये उम्मीदें करते हैं कि उस शेल्टर होम में बेहतरीन बिल्डिंग होनी चाहिए, बेहतरीन पानी होना चाहिए, बेहतरीन रिहाइश होनी चाहिए, ये घूमने कितनी दफा जाते हैं, इनको आप बाहर कब ले जाती हैं, इनके पढ़ाई के लिए बेहतरीन स्कूल होना चाहिए, वो लोग आके जब हुकूमत के लोग मुझसे आके आलिया जी बस बिलाल भाई, अल्लाह करे, लोग हैं जो कहते हैं आके, हुकूमत के ही लोग, वो हैं कि जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, वो हैं कि जो मेरे दरवाजे पे आए तो मेरे शेल्टर होम का दरवाजा भी तोड़ के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की इजाजत है, उनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत और इतनी अथॉरिटी दी है। और ये जो इदारे हैं ना, इनके लिए आप क्या समझते हैं कि जो हम एक दफा रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, कोई वो सारी लोग हैं जो कहते हैं कि ये पानी जो है इसको देख के इटली याद करो या मेरी कश्ती के पास ना हो, या ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि क्रॉस द सिंध हर जगह हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बिलाल भाई, नुमाइंदे देखने जाए तो वहां पे सैकड़ों मील तक कोई नजर नहीं आता। बिलाल भाई, ये जो रजिस्ट्रेशन भी होती है ना इदारों की, ये 2 साल में रिन्यू भी होती है, और अगर हम किसी से ज्यादा भिड़ जाएं तो रजिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथों से हमें करवानी होती है। अगर हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए कि वो इदारे जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं उन्हें भी हर वक्त कटहरे में खड़ा रहना पड़ता है। और ये हुकूमत डैम के नाम पर तो फंड्स आए थे, डैम्स तो नहीं बने। इन सियासतदानों ने जो हम पे हुक्मरानी करते हैं, इन्हीं सियासतदानों ने कहा था हमारी लाशों पे डैम्स बनेंगे। उन्होंने पैसा तो इकट्ठा हुआ ना, हुकूमत के पास भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन डैम्स नहीं बने। और इनके अल्फाज थे कि लाशों पर डैम्स बनेंगे। तो भाई लाशें तो जमा हो गई। अब आप गिनती कीजिए, 5 बच्चे, 5 जवान बच्चे जो टीले पे खड़े हुए, एक बच्चा 3 पानी में बह गया। तो अगर पैसा भी सारा इन्होंने लेना है, इदारे को भी एक खौफ में रखना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन अगली दफा रिन्यू होगी या क्या सिलसिला होगा, तो बिलाल भाई आप तसव्वुर तो करें, अगर इन पर ट्रस्ट होता आवाम को तो ये तो टैक्सेस से पैसे जमा कर सकते थे। हमारे लोग बाहर मुल्क में जाके टैक्स देते हैं। डॉक्टर सईद आप मेरे साथ हैं, डॉक्टर साहब काम कोई आप देना चाहें? जी देखिए, मेरा पैगाम ये है कि हमें काम करते रहना है। सब बुराइयों के बावजूद बहुत से लाखों के हिसाब से बच्चे, औरतें, मर्द तकलीफ में हैं। हमें अपना काम करते रहना है। अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता निकालेगा। जो एक इंटेलिजेंट तरीका है अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी का, वो कर लें, फौज को साथ पे ला लें ताकि वो आपकी हिफाजत कर सके। और उन्होंने हर जगह हिफाजत की है। इस वक्त हम एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करें और वो हमारा हिफाजत भी करें। तो लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने मिशन को ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि जो हालात आप देख कर आए हैं वहाँ पे हुकूमत जो है वो सस्टेन कर लेगी, चीज़ों को संभाल लेगी? ये बात तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें इंसान साजी की ज़रूरत है। चीज़ें मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है, हमें सिर्फ इंसान साजी की ज़रूरत है। उस निज़ाम को चलाने के लिए मुश्किल काम है ना भट्ट साहब, इंसान साजी, इंसानियत की ज़रूरत। इंसानियत बहुत मर चुकी है हमारे अंदर। अब बहैसियत कौम हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। मैंने लोगों को जो है ना लाशों के अंदर से चीज़ें निकालते हुए देखा है कि चीज़ें सामान उठा के लेके जा रहे हैं, उसका पॉकेट ने मार रहे हैं। तो ये
तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। हमें इंसान बनाने की ज़रूरत है। हम बड़े जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस रहते हैं कि हम ज़्यादा फेमस हो जाएं, ऐसी बात करें जो लोग पसंद करते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है, ऐसी बात करें जो लोगों को अच्छा बेहतर मैसेज दे सके। वो बात ना करें जो वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में ये है कि वो ऐसी चीज़ें देखता है जो ग्लैमराइज्ड हों, जिसमें चीज़ें उनकी पसंद की हों, जो इंसानियत से थोड़ा सा नीचे हों। तो कोशिश करें कि इंसान बनाने की कोशिश की जाए, चाहे फेमस हो या ना हो। व्हाट्सएप ने जो बात की है ना, ये मैं 75 साल से पाकिस्तान में देख रहा हूँ, उलमा कराम कर रहे हैं कि अच्छी उम्मीद रखें। वो जो मैंने आपसे शुरू में बात अर्ज़ की थी ना कि वो नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, ज़कातें देने वाले, न्याज़ें देने वाले, मातम करने वाले, ये सारे लोग जो है इनके ऊपर अल्लाह अज़ाब क्यों दे रहा है? क्योंकि दो कानून है खुदा ताला के, एक शरीयत का कानून है, एक फितरत का कानून है। अल्लाह शरीयत का कानून माफ़ कर सकता है, फितरत का कानून माफ़ नहीं होता। जब आप करप्शन करेंगे, जब आप दरियाओं के रास्ते बंद करेंगे, जब दरियाओं से उतरते हुए जो रास्ते हैं आप उनको बंद करेंगे, उनको नहीं जोड़ेंगे, तो फिर इस अजाब में से आपको गुजरना पड़ेगा।